दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने लेकर पुस्तक वॉरेन बफेट की जीवनी। दोस्तों ये शेयर सूचकांक के जादूगर उन वॉरेन बफेट की स्टोरी आप लोगों को मैं साझा कर रहा हूं, जिसका पार्ट 3 ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। ये जो सीरीज है इस पुस्तक के पार्ट 4 है और मैं आप लोगों के सामने यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक ये जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर किस तरीके से अपने पैसे को बनाते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और ये पार्ट 4 देखने से पहले पार्ट 3 जो है उसको भी देखिए, पार्ट 2 को भी देखिए, पार्ट 1 को भी देखिए, तो आगे आनंद लीजिए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ने कहा अगर उसे ढंग की कमाई होगी तभी वह मशीन को अपने दुकान में रखेगा। पहले दिन मशीन से $14 की कमाई हुई। एक महीने के भीतर वॉरेन और डोनाल्ड ऐसी 7 दुकानों में अपनी मशीनें किराए पर देकर हर हफ्ते $50 की कमाई करने लगे। दोनों ने अपनी इस नई फर्म का नाम विल्सन कॉइन ऑपरेटेड मशीन रख लिया। यह नाम उन्होंने अपने स्कूल के नाम से प्रेरित होकर रखा था। वॉरेन पुरानी मशीन $25 से $75 के बीच खरीद लाता था। दूसरी तरफ मशीन खराब होने की शिकायत सुनते ही डोनाल्ड मरम्मत करने के लिए अपनी बाइक पर सवार होकर पहुंच जाता था। दोनों अपना परिचय एक बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी के रूप में देते थे। वर्षों बाद वॉरेन ने बताया, नाई की दुकान के संचालक हमसे हमेशा नई मशीन लगाने की मांग करते थे और हम हमेशा उन्हें यह आश्वासन देते थे कि हम लोग इसके बारे में अपने उच्च अधिकारी से बताएंगे। हमेशा दिखावा करते थे मानो हम वेतनभोगी हों और हमारा काम मशीन मुहैया कराना और पैसों की गिनती करना बस था। वर्षों बाद हाई स्कूल के दिनों के दोस्त वॉरेन के बारे में एक खास बात याद करते हुए हम लोग एक बात को लेकर अक्सर मजाक करते थे कि वह कुछ और नहीं सिर्फ टेनिस जूते ही पहनता था। चाहे कितनी भी सर्दी क्यों न हो, वह टेनिस जूते पहनकर ही घूमता फिरता था। एक दूसरे दोस्त ने कहा, हम लोग अक्सर उसे छेड़ते थे। वह साल भर उन्हीं जूतों का इस्तेमाल करता था, चाहे घुटनों तक बर्फ जमा क्यों न हो। उसे कदम बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। घर में 16 वर्षीय वॉरेन अपने पिता के प्रति पूरी तरह समर्पित था, जो नवंबर 1946 में लगातार तीसरी बार नेब्रास्का संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत गए थे। वॉरेन जानता था कि उसके पिता प्रत्येक मामले में संरक्षणवादी नजरिए से सोचते हैं। जब वह पहली बार संसद के लिए आए थे या चुन कर लाए गए थे, उस समय संसदों ने अपनी वेतन $10,000 से बढ़ाकर $12,500 करने का फैसला किया था। इस बात का वॉरेन के पिता ने यह कहकर विरोध किया था कि जनता उन्हें $10,000 प्रति माह के वेतन पर अपना प्रतिनिधि चुना था और वह इससे अधिक राशि नहीं लेने वाले थे। अब कॉलेज में दाखिले का मामला सामने आया। पिता ने सुझाव दिया कि वॉरेन को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स में दाखिला लेना चाहिए। वॉरेन ने कहा कि उसे वहां पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वह अखबार की 6 लाख प्रतियां बेचकर $5,000 से अधिक कमा चुका था। पिन बॉल मशीनों और नेब्रास्का में खरीदी हुई 40 एकड़ कृषि भूमि से उसे नियमित आमदनी हो रही थी और अब तक व्यापार संबंधी 100 से अधिक पुस्तकों का अध्ययन कर चुका था। वैसी हालात में कोई भी स्कूल उसे व्यवसाय की क्या नई शिक्षा दे सकता था। हार्वर्ड बफे ने बेटे को याद दिलाया कि वह 17 साल की उम्र
पूरी करने से 3 महीने पहले ही हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त करने वाला था। वारेन हिचकिचाते हुए हॉर्टन में दाखिल लेने की कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। वुडरो विल्सन हाई स्कूल से जून 1947 में शिक्षा पूरी करते समय वारेन ने 347 छात्रों के बीच 16वां स्थान प्राप्त किया। विल्सन ईयर बुक में उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था, गणित प्रिय है, भविष्य में स्टॉक ब्रोकर बनेगा। वारेन के दोस्त डोनाल्ड डेनली की प्रेमिका ने वारेन से पूछा क्या वह वाशिंगटन में अपना करियर बनाना चाहता है। नहीं, उसने जवाब दिया, मैं ओमाहा में जाकर रहूंगा। रॉल्स रॉयस की सवारी। दोस्तों, वारेन की कहानी का जो रॉल्स रॉयस वाला पार्ट है उसमें आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी फायदा हो, और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हॉर्टन में दाखिला लेने के बाद वारेन जल्दी ही समझ गया कि उसने ठीक ही सोचा था। कोई भी प्रोफेसर विषय के बारे में इतना नहीं जानता था जितना वारेन को पहले से ही मालूम था। छुट्टियों में जब वह ओमाहा गया तो उसके पिता के व्यवसायिक साझेदार की पत्नी मेरी फॉक ने उससे पूछा कि वह मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था या नहीं। मुझे सिर्फ इतना कहना होगा, उसने कहा। इम्तिहान से एक दिन पहले रात में किताब खोलनी होगी और कोका कोला की बड़ी बोतल खाली करनी पड़ेगी। मैं 100 नंबर हासिल करूंगा। हॉर्टन में 1 साल गुजरने पर गर्मी की छुट्टियों में वाशिंगटन लौटने पर वारेन अपनी पढ़ाई छोड़ने का मन बना चुका था। उसके पिता ने उसे दूसरे साल की भी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान वारेन अपने दोस्त डोनाल्ड डेनली के साथ रोल्स रॉयस कार पर सवार होकर वाशिंगटन की सैर कर रहा था। डोनाल्ड सन 1928 में निर्मित इस कार को कचरे के ढेर से उठाकर लाया था। उसने कार की मरम्मत की थी और गहरे नीले रंग से रंग दिया था। डोनाल्ड मनोरंजन के लिए ड्राइवर की पोशाक पहन लेता था, जबकि वारेन और डोनाल्ड की प्रेमिका एक अमीर जोड़े की पोशाक में कार की पिछली सीट पर बैठे रहते थे। वे शहर के महंगे इलाकों में इसी तरह घूमने के लिए जाते थे। बीच में कहीं डोनाल्ड कार रोक देता था और हुड उठाकर इंजन की जांच करने का नाटक करने लगता था। तब तक उत्सुक लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उसी समय वारेन छड़ी लेकर इंजन के किसी हिस्से की तरफ संकेत करता था। उस हिस्सों को छूकर डोनाल्ड कार ठीक हो जाने का नाटक करता था और तीनों आगे की ओर रवाना हो जाते थे। हॉर्टन में वारेन एक दोस्त के घर में रहता था, जहां वह ब्रिज की चुनौतीपूर्ण खेल में रमा रहता था। वह दोस्तों के साथ खुलकर रोचक बातें करता था। उसके सहपाठी ने बाद में बताया, वह मजेदार लड़का था, बहुत ही चालाक था। जब वो हमारे बीच रहता था तो हमें हंसाता ही रहता था। दोस्तों के घर में सप्ताहांत में बियर की पार्टी होती थी और मुफ्त बियर पीने के लोभ में कई सहपाठी वारेन के इर्द गिर्द जुटे रहते थे। वारेन केवल पेप्सी कोला ही पीता था। पार्टी में वारेन राजनीति और अर्थनीति के बारे में अपने विचार प्रकट कर सबको प्रभावित कर देता था। उसके सहपाठी उसकी बातें सुनकर समझ जाते थे कि वह उनकी तुलना में ज्यादा जानकारी रखता था और अध्यापकों के ऊब भरे भाषण की तुलना में दिलचस्प अंदाज में ज्ञान की बातें बता सकता था। एक सहपाठी ने कहा, वारेन इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि हॉर्टन में वह कोई भी नई बात सीख नहीं सकता था। उसका ऐसा सोचना सही भी था। नवंबर 1948 में हार्वर्ड बफे संसदीय चुनाव हार गए और अपनी पत्नी तथा बेटियों के साथ ओमाहा लौट आए। जून 1949 में वारेन ने हॉर्टन में दूसरे साल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए लिंकन स्थित नेब्रास्का विश्वविद्यालय चला गया। वारेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में उसने कहा, मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा कुछ सीख नहीं पा रहा था। 50 हॉकर
और 2640 गोल्फ की गेंदें। हॉटन में 2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वारेन ने 4 साल की जगह 3 साल में ही बैचलर डिग्री हासिल करने का निश्चय किया। सन 1949 की सर्दियों में उसने अर्थशास्त्र और व्यापार संबंधी 5 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू कर दी, जबकि इन पाठ्यक्रमों का निश्चित समय सन 1950 था। इसी दौरान उसने लिंकन जनरल अखबार में नौकरी भी शुरू कर दी। वह नेब्रास्का के 6 ग्रामीण इलाकों में अखबार बांटने वाला 50 हॉकरों का सुपरवाइजर बन गया था। उसने प्रति 75 सेंट मिलते थे। वह दोपहर बाद ग्रामीण इलाकों में गाड़ी से घूमते हुए नए हॉकरों की बहाली करता था। सन 1950 की सर्दियों में वारेन ने सोचा कि उसे नए सिरे से गोल्फ की गेंदों का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। उसने हॉटन के एक सहपाठी जोरी ऑरेंस को फिलाडेल्फिया में अपना सेल्स एजेंट बनाया और उसे साफ की गई गेंदें भेजने लगा। जुलाई महीने तक 2640 गेंदें बेचकर वह कुल $1200 कमा चुका था। गर्मियों के बाद वह घर लौटा और नेब्रास्का विश्वविद्यालय के ओमाहा परिसर में डिग्री हासिल करने के लिए 3 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने लगा। तब वह अखबार के कार्य और गेंदों की बिक्री से $9800 की बचत कर चुका था। अब वारेन ने दाखिले के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को आवेदन भेजा। 19 वर्षीय वारेन को इंटरव्यू के लिए शिकागो बुलाया गया। साक्षात्कार 10 मिनट तक ही चल पाया। बाद में वारेन ने बताया, हार्वर्ड के उन नकचढ़ों ने सोचा कि दाखिले के लिहाज से 19 साल की जो उम्र था वह कम था, इसलिए उन्होंने मुझे 1 या 2 साल तक इंतजार करने के लिए कहा। वारेन इंतजार नहीं कर सकता था। उसने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया। कोलंबिया में एक प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नामक पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों, यही बेंजामिन ग्राहम जो थे वारेन बफेट के गुरु मार्गदर्शन हुए, और उन्हीं से वो जो 2 बातें सीखी, जो सूत्र था इन्वेस्टमेंट का, वो उन्हीं को बेंजामिन ग्राहम के द्वारा ही समझ में आया और सीखा, जो कह रहा कि जो वारेन को बहुत पसंद थी। कौन पुस्तक? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। प्रोफेसर ग्राहम नहीं जानते थे कि वह जल्द ही एक 19 वर्षीय जिज्ञासु युवक के लिए जीवन भर के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बनने वाले थे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, देखिए दोस्तों, ये आ गया इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक है। तो देखते हैं, बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक का शीर्षक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यानी बुद्धिमान निवेशक सटीक रूप से दर्शाता है कि युवा वारेन जीवन में क्या बनना चाहता था। वह अनवरत निवेशकों के बारे में सोचता रहता था। लोग व्यापार के स्वामित्व के शेयर खरीदते थे और यह उम्मीद रखते थे कि मुनाफा इतना होगा कि उन्हें निवेश की गई राशि से अधिक राशि वापस मिलने लगेगी। वारेन को ग्राहम के बुनियादी परामर्श अच्छे लगते थे, जिनमें बताया गया था कि बुद्धिमान निवेशक को वॉल स्ट्रीट के निवेशकों के रुझान का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसकी जगह ग्राहम ने अपनी पुस्तक में सलाह दी थी कि निवेशक को ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहिए जिन्हें उन्हें वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस तरह की कंपनियों की तलाश करना ग्राहम के अनुसार आसान काम नहीं था। इसके लिए काफी धैर्य की आवश्यकता थी। निवेशक को कंपनियों के प्रत्येक पहलू की ठीक से पड़ताल करने की जरूरत थी। कंपनी की परिसंपत्तियां, कंपनी की कमाई और भविष्य में इसकी अपेक्षाएं। इस तरह का विश्लेषण करने पर निवेशक कंपनी के शेयर का वास्तविक मूल्य का पता कर सकता था, अर्थात ऐसा मूल्य जिसका शेयर बाजार में निर्धारित किए गए कंपनी के शेयर के मूल्य से कोई संबंध न हो। ग्राहम का मानना था कि शेयर बाजार की कीमतें लोकप्रियता की प्रतियोगिता जैसी होती है। उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि निवेशक किसी भी कंपनी
के प्रति भावनात्मक रूप से किस तरह की प्रतिक्रिया कर सकता है। जाहिर कर रहे हैं शेयर बाजार की कीमतें अक्सर अफवाहें व झूठे प्रचारों से प्रभावित होती है और उनका वास्तविक तथ्यों से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी कीमतों के आधार पर किसी भी कंपनी के शेयर के वास्तविक मूल्य का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ग्राहम का निष्कर्ष था कि बुद्धिमान निवेशक को ऐसे समय में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए जब उसका मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से नीचे हो। इसके बाद निवेशक को धीरज रखते हुए मूल्य के ऊपर चढ़ने का इंतजार करना चाहिए। यह तय है कि देर सवेर मूल्य ऊपर की तरफ जरूर चढ़ेगा। वारेन को इस पुस्तक को पढ़ने के बाद निवेश का असली मंत्र मिल गया था। उसे ग्राहम के बताए सूत्र बहुत अच्छे लगे थे। ओमाहा में अपने पिता के कार्यालय में और हॉर्टन में पढ़ने के समय फिलाडेल्फिया के शेयर ब्रोकर के कार्यालय में शेयर खरीदते समय वारेन ने इन्हीं सूत्रों का बारीकी से पालन किया और अपनाया। वह देखता था कि अफवाहों के आधार पर या अनुपात के आधार पर जो लोग शेयर खरीदते हैं या खरीदते थे उन्हें हमेशा बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। उसे विश्वास था कि इस तरह अनुमान के आधार पर निवेश करने से किसी तरह मुनाफे को अर्जित नहीं किया जा सकता था। इस विधि को वह पूरी तरह गलत मानता था। सितंबर 1950 में कोलंबिया में वारेन उन 20 छात्रों में एक था जो ग्राहम की कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। वह ग्राहम के अध्यापन के अंदाज से काफी प्रभावित हुआ था। ग्राहम किसी भी छात्र से पूछे गए सवाल का जवाब सुनकर तुरंत उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते थे। ग्राहम कहते थे, तुम किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हो? प्रोफेसर ग्राहम अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे कि किस तरह किसी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए और उसके वित्तीय स्टेटमेंट की पड़ताल करनी चाहिए और पड़ताल करते हुए उसके शेयर की वास्तविक कीमत का पता लगाना चाहिए। हर विद्यार्थियों को 2 अलग अलग किस्म की कंपनियों की बैलेंस शीट की तुलना करने के लिए देते थे। फिर रहस्योद्घाटन करते थे कि असल में दोनों ही बैलेंस शीट एक ही कंपनी विमान बनाने वाली बोइंग की है, मगर दोनों अलग अलग कालखंड की है। इस तरह ग्राहम अपने विद्यार्थियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कंपनियां मुद्रित सूचना के रूप में अपने बारे में किस तरह की जानकारियां देना पसंद करते हैं। मुद्रित सामग्री के आधार पर ही विद्यार्थी किसी भी कंपनी के वास्तविक मूल्य का पता लगा सकते हैं। वारेन इस ज्ञान को अपनी धमनियों में रक्त के साथ मिश्रित कर रहा था। उसके पास सारे सवालों के जवाब होते थे। उसके एक सहपाठी ने बाद में बताया कि जब वो हाथ उठाता था, उत्साह के साथ बहस में हिस्सा लेता था, उसके भीतर कमाल का जोश भरा हुआ था। वह दूसरों की तुलना में हमेशा खुलकर अपनी बातें को कहता था। अपने प्रोफेसर की बुद्धिमत्ता और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अत्यंत प्रभावित होकर वारेन उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता था। कोलंबिया में दूसरे सत्र की पढ़ाई करते हुए वारेन को पता चला कि ग्राहम सरकारी कर्मचारियों की बीमा कंपनी GEICO के अध्यक्ष थे। इस कंपनी का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित था। नवंबर 1950 में 2 साल तक संसद से बाहर रहने के बाद हार्वर्ड बफे फिर संसदीय चुनाव जीत गए थे। वारेन सन 1951 में 1 सप्ताह की छुट्टी बिताने वाशिंगटन में रह रहे अपने परिवार के पास चला गया था। शनिवार की सुबह वाशिंगटन रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उसी दिन वह के स्ट्रीट पर स्थित GICO के मुख्यालय में चला गया था। वहां एक गार्ड से उसकी मुलाकात हुई। वारेन ने कहा कि वह कंपनी के किसी अधिकारी से मिलना चाहता था। उस समय मुख्यालय में मौजूद कंपनी के वित्तीय उपाध्यक्ष लोटिमर डेविसन ने उसे मिलवाया। यानी वारेन को लोटिमर डेविसन से मिलवाया गया। एक अजनबी नौजवान ने डेविसन
के सामने सवालों की बौछार कर गई। 15 मिनट तक बातचीत करने के बाद मैं समझ गया कि आगंतुक कोई साधारण इंसान नहीं है, वह असाधारण प्रतिभा का धनी है। डेविसन ने बाद में बताया, वह बुद्धिमत्ता पूर्ण और तथ्यपरक सवाल पूछ रहा था। GEICO क्या है? व्यापार करने में या व्यापार करने का इसका तरीका क्या है? इसका नजरिया क्या है? इसके विकास की संभावना क्या है? वह ऐसे सवाल पूछ रहा था जो केवल अनुभवी सर्विस लेसक पूछा करते हैं। वह मेरी सारी जानकारियों का पता लगा लेना चाहता था। दोनों के बीच 4 घंटे की बातचीत होती रही। वारेन को पता चला कि टेक्सास में एक व्यक्ति ने GEICO की स्थापना की थी, जिसने सरकार या सरकारी कर्मचारियों को सीधे वाहन बेचने या बीमा बेचने के बारे में योजना बनाई थी। सरकारी कर्मचारी अन्य समूहों की तुलना में बीमे के लिए कम दावा करते थे। सीधी बिक्री का अर्थ था कि एजेंटों को कोई राशि देने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, ये अध्याय वॉरेन बफेट के जीवनी का समाप्त होता है यहीं पे। अब हम लोग देखेंगे दूसरे में जीवन संगिनी और शुरू करते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अभी तक इसको लाइक नहीं किए, यहाँ तक पहुंचे हैं, चूंकि ये 3-4 अध्याय समाप्त हो चुका है इस पुस्तक का और आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। तो पसंद आ रहा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में जो आप ही के जैसा मेंटालिटी रखता है और आप ही के जैसा विचार रखता है उस ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं वॉरेन बफेट की जीवन संगिनी। युवा वॉरेन लड़कियों से दूर भागते थे। हालांकि उनकी भी इच्छा थी कि कोई लड़की उनकी दोस्त बने, मगर उनका स्वभाव लड़की की खोज में बाधक बन जाता था। बाद में उन्होंने कहा, लड़कियों की उपस्थिति में मेरी तरह कोई और शर्माता नहीं था। शायद मुझे लगातार बातें करने में संकोच होता था। शेयर और राजनीति की चर्चा करने के बाद उनके पास बातें करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता था। उन्हें किसी लड़की को बाहर घूमने का प्रस्ताव देते हुए घबराहट होती थी। हाई स्कूल या कॉलेज में पढ़ते समय लड़कियों के साथ उनका मेल जोल कम ही रहा था। अक्सर मेल जोल का परिणाम उसके लिए सुखद नहीं रहा था। यानी उनके लिए जैकी गिजियन नामक एक लड़की के साथ बेसबॉल गेम देखने के लिए जाते वक्त उनकी कार एक गाय से टकरा गई थी। एक और लड़की के साथ बाहर घूमते वक्त गोल्फ की गेंद से मुठभेड़ हो गई थी। एनबेक नामक लड़की के साथ बाहर जाकर वॉरेन गूंगे की तरह उसके सामने बैठे रहते थे। वह तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या वह वेन ग्राहम के सिद्धांतों के बारे में सुनना पसंद करेगी। बूबी वर्ली नामक उनकी जो मित्र थी काफी दिनों तक उनके साथ मिलजुल बढ़ाने की कोशिश करती रही थी, मगर कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया था। आखिरकार सन 1950 की गर्मियों में उनकी कैलिफोर्निया जाने से पहले उनकी बहन बर्टी ने उन्हें अपनी रूममेट सुजान थॉमसन से मिलवाया। देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की रहने वाली सुसान गोल ठुड्डी वाली आकर्षक व्यक्तित्व की लड़की थी। उसने तुरंत ही बर्टी को प्रभावित कर दिया था, जो उम्र में उसने 1.5 साल छोटी थी। बर्टी लोगों की पहचान करने में माहिर थे। वॉरेन जब सुसी से मिलती तो मुग्ध हो जाते, मगर उन्हें सुसी की असलियत पर भरोसा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शुरू में वह अभिनय कर रहे थे। मैं उससे प्रभावित हुआ था और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं उसकी असलियत को भी भांपना चाह रहा था। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह कोई लड़की वास्तव में ऐसी हो सकती है। हालांकि सुसी वॉरेन के प्रति आकर्षित नहीं हुई थी, वह किसी और से प्यार कर रही थी। कोलंबिया से निकलने के बाद वॉरेन ने न्यूयॉर्क पोस्ट में अर्ल विल्सन के गपशप के स्तंभ में पढ़ा कि वर्ष 1949 की मिस नेब्रास्का
वनीता ब्राउन वेबस्टर वुमेन्स रेजिमेंट में रह रही थी और वह एक टीवी शो में गायक तथा युवाओं के लिए आदर्श एडी फिशर के साथ भाग ले रही थी। वनीता उसी समय नेब्रास्का विश्वविद्यालय में पढ़ती थी जहां वारेन पढ़ते थे। हालांकि अब तक उन्होंने उसकी तरफ से विशेष गौर नहीं किया था। धीरे धीरे उनका जो संकोच है वो कम होता जा रहा था। चूंकि ग्लैमर से युक्त मिस नेब्रास्का न्यूयॉर्क में रह रही थी, इसलिए उन्होंने उसके वेबस्टर के ठिकाने पर फोन किया। वनीता ने किस्मत आजमाने का फैसला किया। काफी पहले दोनों की एक मुलाकात हुई थी। वारेन जानते थे कि उनका पालन पोषण बिल्कुल अलग माहौल में हुआ था। वह दक्षिणी ओमाहा में गोदामों के आसपास पली बढ़ी थी, जहां वह स्कूल से लौटने के बाद ओमाहा कोल्ड स्टोरेज में मुर्गियों की सफाई करती थी। उसका आकर्षक जो व्यक्तित्व था और नशीला चेहरा ही लोगों को खास तौर पर प्रभावित करता था। उसे ओमाहा के पैरामाउंट थिएटर में पहली नौकरी मिली। इसके बाद उसने स्थानीय स्तर पर सौंदर्य प्रतियोगिता में भागीदारी की। मुझे लगता है कि जजों को फंसाना ही उसकी असली प्रतिभा थी, वारेन ने कहा। मिस नेब्रास्का का खिताब हासिल करने के बाद उसने वाशिंगटन डीसी में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की। फिर वह न्यूयॉर्क आकर शो बिजनेस में पांव जमाने की कोशिश करने लगी। हालांकि वारेन ऐसे युवक नहीं थे जो किसी लड़की को डिनर के लिए अपने साथ स्टार के क्लब ले जाते या शो दिखाने के लिए कोप्पा कबाना जाते, मगर वनीता ने अपने गृहनगर के युवक का गर्मजोशी से स्वागत किया। जल्द ही दोनों न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते हुए नजर आने लगे। दोनों अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मार्बल कॉलेजिएट चर्च में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की व्याख्यान सुनने के लिए जाने। पील व्यक्तित्व विकास से संबंधित पुस्तकों के लेखक और प्रभावशाली वक्ता थे। वारेन अपने साथ वनीता को हडसन नदी के किनारे चीज सैंडविच खिलाने के लिए ले जाते थे। वनीता को भले ही चीज सैंडविच का स्वाद पसंद नहीं था, मगर वह वारेन के साथ रिश्ते को कायम रखना चाहते थे। वारेन को वह मनोरंजक और हाजिर जवाब लगती थी। उन्होंने वनीता के साथ बातचीत करते हुए मौखिक पिंग पोंग खेल जैसा आनंद मिलता था। वनीता की खूबसूरती का अपना अलग ही आकर्षण था। विनीता की संगति में रहने के बावजूद वारेन के भीतर समाज में घुलने मिलने की जो खूबी है उसकी कमी नजर आ रही थी। समय गुजरने के साथ साथ वो अपने व्यक्तित्व के इस पहलू को लेकर चिंतित होते जा रहे थे। उन्होंने डेल कार्नेगी की शैली में बोलने की कला संबंधी पाठ्यक्रम का एक विज्ञापन देखा। वारेन को डेल कार्नेगी पर अगाध विश्वास था, जिनकी मदद से उन्होंने लोगों के साथ दोस्ती करने के गुर सीखे थे। वे न्यूयॉर्क में कार्नेगी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए $100 का एक चेक जब भी ले जाते थे जेब में लेकर घूमते थे। मैं डेल कार्नेगी की शरण में इसलिए गया चूंकि मैं जानता था कि सामाजिक रूप से घुलने मिलने में मुझे परेशानी होती है। मैंने जाकर चेक दिया मगर फिर मैंने भुगतान बंद कर दिया क्योंकि मेरा विचार बदल गया था। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगली अध्याय में और अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को अपने फेसबुक पेज पे शेयर करने से मत चूकिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि बुरे कंटेंट फिल्दी कंटेंट तो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ों को वायरल करने में आप लोगों जैसे दोस्तों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए और मुझे आप लोगों का जो मोटिवेशन है, आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मिलता रहे।